नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपी पीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर आई दृष्टि करंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट किया गया है और इसका पहला पार्ट आ चुका है। उसमें मैंने आपको बताया कि आपको करंट अफेयर के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैप का यूज़ करना है जिससे कि आपके जो करंट अफेयर के नोट्स बने वो कम बल्कि बने और आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन रहें। ठीक है, इस पूरी सीरीज़ को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कवर किया जाएगा। तो चलिए आज के पहले करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला करंट अफेयर क्या है? पहलगांव से युद्ध विराम तक। तो देखिए, पहलगांव आतंकी हमला हुआ था, कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे, 22 अप्रैल 2025 को। और इसके अगेंस्ट में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। कब चलाया था? 6 से 7 मई 2025 को, 6 से 7 मई की रात को चलाया था। दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, पहलगाम घटना हुई थी। तो पहलगाम घटना कहाँ पे हुई थी? साउथ कश्मीर में एक ज़िला है, साउथ कश्मीर का एक ज़िला है अनंतनाग ज़िला। अनंतनाग ज़िला, वहाँ पे एक जगह है पहलगांव जो कि बहुत खूबसूरत है। इसके पास एक घाटी है 7 किलोमीटर की दूरी पे, बैसरन वैली। बैसरन वैली इतना खूबसूरत प्लेस है, वहाँ पे काफ़ी लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? 22 अप्रैल को कुछ आतंकवादियों ने बैसन घाटी पर अटैक कर दिया और वहाँ पे जो टूरिस्ट घूमने गए हुए थे उनकी धार्मिक पहचान करके उन पर अटैक किया और उनको मार दिया गया। ठीक है, टोटल कितने सिटीजन्स को मारा गया? तो टोटल 26 सिटीजन्स को मारा गया, जिसमें एक नेपाली सिटीजन्स भी था। ठीक है, अब देखिए, इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी किसने ली? तो द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, द रेजिस्टेंट फ्रंट ने। अब रेजिस्टेंट फ्रंट क्या है? तो पाकिस्तान बेस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है लश्कर-ए तैयबा। ठीक है, उसका एक संगठन है द रेजिस्टेंट फ्रंट। इसने इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली। अब इस पूरे आतंकवादी हमले में 4 आतंकवादियों की पहचान की गई भारत सरकार के द्वारा। उन 4 आतंकवादियों के नाम ये दिए गए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार खुद से रीड कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब 22 अप्रैल को अटैक हुआ तो 22 अप्रैल के अटैक के तुरंत अगले दिन कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। उसमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस ये है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में, हमने वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर किया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। ठीक है, तो इस ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया इमीडिएटली। और अब इस ट्रीटी में क्या बात की गई थी? तो जो इंडस रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। तो ऊपर की 3 रिवर किसको दे दी गई? पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान इनको यूज़ करेगा। नीचे की 3 रिवर किसको दे दी गई? इंडिया को दे दी गई। ठीक है, नीचे की 3 रिवर को इंडिया यूज़ करेगा। बट इंडिया ने क्या किया? तुरंत इमीडिएट मीटिंग बुला के इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और ये कह दिया कि अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब ये रिवर का सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार सीक्वेंस आ जाता है। नॉर्थ से साउथ ही मैंने आपको बताया, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ठीक है, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल यही ध्यान रखना है। क्लियर? और ये इंडस वाटर ट्रीटी थी, इसका ईयर भी याद रखना है और किसने ब्रोकर की थी? वर्ल्ड बैंक ने। आगे चलते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि पहलगाम अटैक जो हुआ था, आतंकवादी हमला, उसके अगेंस्ट में इंडिया ने क्या चलाया? ऑपरेशन सिंदूर चलाया। कितनी तारीख को? 6 से 7 मई की रात को चलाया था। और पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। अब ये 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने 2 पार्ट में तोड़ा। 2 पार्ट मतलब कि 5 तो कहाँ पर थे? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे, और 4 कहाँ पर थे? पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में थे। तो जो पाकिस्तान के 4 पंजाब प्रोविंस में एरिया थे वो हमें याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो बहावलपुर, मुरीदके, साकरगढ़ और सियालकोट, ये चारों नाम याद रखेंगे। ये कहाँ पे थे? पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक चीज़ आपको ये समझनी होगी कि इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, इसका एम क्या था? इसका एम ये नहीं था कि युद्ध को और भड़काया जाए। इसका एम ये था कि भविष्य में आतंकवादी हमले को रोकना। तो भविष्य में आतंकवादी हमले को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा? आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त करना होगा। तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत यही किया। ठीक है, और इसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को हमने मार गिराया। ठीक है, इसमें कई सारे कमांडर्स मारे गए जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उसके, तो उनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं याद रखने हैं। ठीक है, अब आपको आगे क्या इसमें पता होना चाहिए। देखिए, जब इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान ने भी कुछ किया होगा, तो पाकिस्तान ने क्या किया? एक ऑपरेशन चलाया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था बनियान अल मरसूस। 7 मई को हमने 6 से 7 मई की रात को अटैक किया था। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों पर, तो 7 मई को पाकिस्तान ने क्या चलाया? बनियान अल मरसूस, और इसमें हमारे टोटल 9 जवान शहीद हो गए। ठीक है,
तो एक ये ऑपरेशन का नाम भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, 7 हमने 2 डेट याद कर ली, 22 अप्रैल याद कर ली, 6 से 7 मई याद कर ली, ठीक है। उसके बाद अब 10 मई को क्या हुआ, डीजीएमओ लेवल की मीटिंग हुई, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, जिसमें इंडिया के कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला थे। इनके बीच में मीटिंग हुई और 10 मई की रात को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, ठीक है। तो युद्ध विराम कब हुआ, 10 मई की रात को युद्ध विराम हुआ था, इतना याद रखेंगे। अब फाइनली 12 मई को मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए 4 प्रिंसिपल्स दिए कि उसमें से एक प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में हम एज अ अपने यूज़ कर सकते हैं, जैसे जीएस के आंसर्स में या ऐसे लिखते इसमें, कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, मतलब ब्लड और वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। मतलब देखो, अगर आप आतंकी हमला करेंगे तो खून बहता है, ठीक है, और हम इधर इंडस वाटर ट्रीटी कर रहे हैं, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो हम पाकिस्तान के साथ कंटिन्यू है 1960 से, इसके थ्रू हम पाकिस्तान को पानी भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। तभी उन्होंने कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ठीक है। इसके अलावा जो आतंक के शरणदाता राज्य हैं, जैसे पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवादियों को शरण देता है, तो वो भी आतंकवाद के अपराधी माने जाएंगे, ठीक है। और इसी के तहत हमने क्या किया, पाकिस्तान के घर में घुस के अटैक किया, उसके पंजाब प्रोविंस में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार नहीं होगा। अब देखो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं, तो कई बार क्या होता है कि पाकिस्तान हम कोई भी टेररिस्ट अटैक करवाता है तो हम पाकिस्तान पर अटैक नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर कंट्री है, कहीं न्यूक्लियर अटैक ना कर दे तो पूरी ह्यूमनिटी का लॉस हो जाएगा। तो अब हमें परमाणु के नाम पर ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा और हम उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे, ये मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए बोला। और ये कहा कि जवाब भारत की शर्तों पर दिया जाएगा, ठीक है, इतना याद रखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे जो मैंने आपको पाकिस्तान के जो बहावलपुर, मुरीद के साकरगढ़ और सियालकोट बताया, यहाँ पे एक रहीम यार खान एयरबेस है, रहीम यार खान। इसका मोदी जी बहुत नाम लेते हैं, वो बोलते हैं कि रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में है। आईसीयू मतलब कि अभी इतना टाइम हो गया, इसको हमने इतनी बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान के एयरबेस को कि वो अभी तक ऑपरेटेड नहीं है। तो अगर ये पूछा जाए रहीम यार खान एयरबेस कहाँ पर है, तो वो पाकिस्तान में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जब पाकिस्तान ने क्या किया कि जो इंडिया पाकिस्तान की सीमा पे हमारा एक जवान गश्त पे थे, तो उसको पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया। उनका नाम था पूर्णम कुमार शॉ, ये नाम याद रखना, और पाकिस्तान ने उसे बाद में हमें वापस दे दिया। तो पूर्णम कुमार शॉ, ये नाम याद रखेंगे, बीएसएफ के जवान हैं ये। अब फाइनली ऑपरेशन सिंदूर हो गया, युद्ध विराम हो गया, तो अब हमें विदेशों में भी इसके बारे में बताना था। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत ने जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए एक 7 सर्वदलीय प्रतिमंडल का गठन किया, मतलब 7 समूह बनाए थे। 7 समूह में टोटल कितने सांसद थे, 59 सांसद थे। ये 59 सांसद हर पार्टी से बिलोंग करते थे, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, ठीक है, या डीएमके की पार्टी हो, एनसीपी की पार्टी हो। तो मतलब ये 7 समूह ऑल पार्टी के मेंबर्स होते थे और इनको 32 देशों में भेजा गया, ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर गठित किया था, उसमें कई सारे हथियारों का यूज़ किया हमने। तो उसमें राफेल था, राफेल हमने कहाँ से लिया, आप लोगों को पता होगा, फ्रांस से लिया है। इसके अलावा आप एक याद रख लेना, हैमर हमने कहाँ से लिया है, ये भी फ्रांस से लिया है। और अब देखो, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में आप सभी जानते हैं, यूपीपीसीएस में इससे क्वेश्चन भी आया था 2024 में। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको वो अटेम्प्ट करना है और उसका आंसर्स बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा देखो, S-400 ट्राइम्फ, ये हमने कहाँ से लिए, रशिया से लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसको हम क्या बोलते हैं, सुदर्शन चक्र बोलते हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं हमने, और ये रशिया से ली है। इसके अलावा आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल। तो देखिए, 2024 का प्रीलिम्स देखोगे तो डिफेंस से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो एक क्वेश्चन रुद्रम 2 मिसाइल पर आया था, इसके बारे में पूछा हुआ था। तो ऐसे ही आकाश का आपको पता होना चाहिए, सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो लास्ट ईयर ब्रह्मोस से भी क्वेश्चन आया था और एक रुद्रम 2 मिसाइल से क्वेश्चन आया था। तो हम कोई भी डिफेंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन आया था 2024 में यूपीपीसीएस में, ये आया था ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर कि हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस को डिलीवर्ड की है और इसकी रेंज क्या है, 490 किलोमीटर है। तो देखो, इसकी रेंज गलत दी हुई है, वो 290 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए थी, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं क्यों। देखो, ये आपने सुना होगा MTCR के बारे में, MTCR के बारे में, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। इंडिया इसका मेंबर 2016 में बन गया था। तो जब इस रिजाइम का आप मेंबर बन जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, टेक्नोलॉजी को, मिसाइल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और इसका काम क्या है,
MTCR का कि टेक्नोलॉजी जो मिसाइल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसके प्रोलिफरेशन को रोकना, कि वो कहीं बहुत ज़्यादा मतलब विश्व में इसका बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन मतलब मिसाइल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी किसी एक के हाथ में ना चली जाए, ठीक है ना। तो इंडिया इसका 2016 में मेंबर बना और इंडिया ने इसकी लिमिट को, टेक्नोलॉजी जो मिसाइल की रेंज थी उसकी रेंज को 290 से लेके 500 किलोमीटर तक बढ़ा लिया था। मतलब इंडिया ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करेगा, जैसे हम रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं सॉरी, तो हम 500 किलोमीटर की रेंज तक इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट की रेंज उतनी रखी 290 किलोमीटर। तो इसलिए हमने जो फ्रांस को एक्सपोर्ट की है वो 290 किलोमीटर की रेंज की है, न कि 490 किलोमीटर की, ठीक है। तो हम MTCR भी याद रखेंगे और ये क्वेश्चन हम एक बार देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खुद से देखना है। देखिए ब्रह्मो जो ये है कौन सा, एक मिनट, हाँ देखिए ये जो क्रूज मिसाइल लिखा हुआ है ना, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है। देखो UPSC के 2023 के पेपर में इससे रिलेटेड इसके कंपैरिजन में एक क्वेश्चन आया था, वो आप खुद से देखना। क्योंकि देखो जब अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था तो ईरान ने क्या किया है, बहुत बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ की। और एक बेसिक डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि जो क्रूज मिसाइल होती है ना वो गाइडेड होती है, मतलब आपको कहाँ पे बिल्कुल टारगेटेड अटैक किया जा सकता है क्रूज मिसाइल से, बट बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेटेड अटैक नहीं किया जा सकता। तभी आपने देखा होगा कि जो ईरान है बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहा था और वो इजराइल के सिविलियन एरियाज़ में जाके गिर रही थी, तो काफ़ी सारी सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही थी। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस अच्छे से देखना है और 2023 में जो क्वेश्चन आया है उसको एक बार देख लेना, वो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पहलगांव से युद्ध विराम तक टॉपिक खत्म होता है। अगले पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की गई, ठीक है। तो देखो इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड फैब बनाई जा रही हैं, असेंबली टेस्ट यूनिट्स बनाई जा रही हैं। तो इसके लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई है, उसका नाम क्या है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एक तरीके से नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है, किसके, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत। तो इसके तहत उत्तर प्रदेश में अभी एक सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की गई है। तो वो कौन से नंबर की सेमीकंडक्टर यूनिट है, इंडिया की 6वें नंबर की सेमीकंडक्टर यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि 5 पहले से बन चुकी हैं, अब एक यूपी में स्टैब्लिश की गई है। तो टोटल कितनी हो गई हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड फैसिलिटीज इंडियाज में, 6 हो गई हैं। अब जो यूपी में बन रही है वो कौन मिलके बना रहा है, तो HCL कंपनी बना रही है इंडिया की और फॉक्सकॉन कंपनी बना रही है। ये फॉक्सकॉन कंपनी कहाँ की है, ये हमारी ताइवान की है, ठीक है। और HCL तो इंडिया की है ही। तो ये दोनों मिलके यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नज़दीक एक सेमीकंडक्टर यूनिट को इस्टाब्लिश करेंगी। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए 6 यूनिट जो लग चुकी हैं ना उनके बारे में एक बार दिया गया है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए अब एक और चीज़, जैसे मैंने भी आपको बताया कि फैब बनाए जाएंगे, फैब डिज़ाइन बनाए जाएंगे, ऐसे ही वेफर्स बनाए जाएंगे। तो ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड टर्म्स हैं, आपको याद रखनी है। वेफर्स है, फैब है, तो ये सेमीकंडक्टर यूनिट से रिलेटेड टर्म है, इसको हमें याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्टली कई बार ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो 6 यूनिट बनी है उसमें देखो गुजरात में लगी है, गुजरात के सांडन में, धोलेरा में, फिर असम में एक लगी हुई है, ठीक है ना। और असम में जो लगी है वो पूर्वोत्तर की मतलब नॉर्थ ईस्ट का पहला चिप प्लांट है। तो आपको इतनी सारी याद नहीं रखनी, बट याद रखनी है अच्छा गुजरात और असम में है और एक यूपी में भी लग गई है। तो टोटल कितनी हो गई हैं, 6 हो गई हैं। और यूपी में जो यूनिट बन रही है वो फॉक्सकॉन की मदद से बन रही है और ये ताइवान बेस्ड कंपनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए रिसेंटली 13 मई को अश्विनी वैष्णव जी ने क्या किया, जो रीनेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के 2 डिज़ाइन सेंटर्स का उद्घाटन किया, वो नोएडा और बंगलुरु में। अब इसमें क्या किया जाएगा, इन डिज़ाइन सेंटर्स में 3 नैनोमीटर की चिप बनाई जाएंगी। अभी तक हम 7 और 5 नैनोमीटर की चिप तक तो बना चुके हैं, बट 3 नैनोमीटर की चिप बनाने के लिए अब हम काम कर रहे हैं। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, जो स्पेशली जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। और इससे रिलेटेड अगर मैं आपको याद हो तो 2024 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आया था। देखो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा और वो आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए ये जो जन सुरक्षा बीमा योजना है
इसमें जैसे जो लोअर इनकम के ग्रुप हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग हैं, उनके लिए बीमा, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह की सुविधाएं दी जाती हैं और उनको जो प्रीमियम देना होता है बहुत ही कम देना होता है। ठीक है, तो एक बार डिटेल में जान लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक बात और बताता हूँ, जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलती हैं ना, वो डीपीएसपी के आर्टिकल 41 को ध्यान में रख के चलाई जाती हैं, क्योंकि इसमें क्या बात की गई है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, पब्लिक असिस्टेंस किस किस को, ओल्ड एज को, डिसेबल्ड को, एक आपको बताना है, तीन चीजें लिखी, और अनएम्प्लॉयड को। चलो ठीक है, तीनों याद रखेंगे, ओल्ड एज, डिसेबल्ड और अनएम्प्लॉयड को पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इसीलिए आर्टिकल 41, जैसे आपने सुना होगा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो कि 1995 में आया था, इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, ये किस डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो आर्टिकल 41 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं कि इन स्कीम्स के बारे में, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, अब 10 साल पूरे हुए हैं तो फिर भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले डिटेल में देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, हाँ डिटेल में कहाँ है, ये रहा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो देखिए, जीवन ज्योति नाम से ही पता लग रहा है, जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब मृत्यु हो जाने वाला इंश्योरेंस है। ठीक है ना, तो ये 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं, और इसमें कितना बीमा दिया जाएगा, 2 लाख रुपए तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो आपको एज, इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति इसमें एनरोल कर सकते हैं, और कितने का बीमा है इसमें, 2 लाख रुपए का बीमा है। ठीक है, और प्रीमियम कितना दिया जाएगा, 436 रुपये प्रीमियम देना होगा। ठीक है, 436 रुपये प्रीमियम देना होगा, 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, और किस एज के लोग एनरोल कर सकते हैं, 18 से 50 साल के लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पे, सुरक्षा बीमा योजना। इसका मतलब ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ऊपर वाला हमने जो पढ़ा वो लाइफ इंश्योरेंस था, नीचे जो सुरक्षा बीमा योजना मतलब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। इसमें अगर कोई दिव्यांग हो जाता है तो उससे रिलेटेड आपको बीमा दिया जाता है। मान लो किसी दुर्घटना में आपके हाथ या पैर को चोट पहुंच गई, या आंख चली गई है, या दोनों आंखें चली गई, तो उसके बेसिस पे वेरिएशन किया जाता है। तो अगर आप पूर्ण दिव्यांग हो गए तो 2 लाख रुपए तक का, और अगर एक हाथ, एक पैर या एक आंख की क्षतिपूर्ति हुई है तो आपको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। और इसको कौन कौन एनरोल करा सकते हैं, 18 से 70 की एज के लोग एनरोल करा सकते हैं, और 20 रुपए प्रीमियम देना होगा, केवल 20 रुपए प्रीमियम देना होगा। तो देखो, यहाँ 18 से 50 था, ठीक है, जीवन ज्योति में, यहाँ क्या है 18 से 70 है, यहाँ 20 रुपए प्रीमियम है, और यहाँ 1 लाख और 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। अटल पेंशन योजना, देखिए अटल पेंशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना किसके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर वर्क के लिए है। ठीक है ना, इसमें क्या है, एज का 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष के लोग एनरोल करा सकते हैं, और 60 वर्ष की आयु के बाद आपको पेंशन मिलेगी। जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगी, 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक। ठीक है, तो आपने क्या देखा, तीनों की एज में डिफरेंस है, वो एज एक बार नोट डाउन कर लेना। उसके बाद ये देख लेना कितने की पेंशन दी जाएगी, कितने का इंश्योरेंस दिया जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखिए ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस 2024 में कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन में क्या कंट्रीब्यूशन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में क्या कंट्रीब्यूशन है, सुरक्षा बीमा में क्या है, अटल पेंशन में क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको सारा डिटेल में बताया, उससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्लियर, तो आगे चलते हैं। इसके अलावा एक बॉक्स और दिया गया है कि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना। तो देखो, हमारे एग्जाम में ईयर से क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, स्कीम और उसके ईयर्स को हमें पता होना चाहिए। कब पिछले साल ही 3-4 क्वेश्चंस आए थे। तो देखो, श्रम योगी मनधन योजना कब आई थी, 2019 में, और ये कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है, श्रम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ठीक है, ऐसे ही नेशनल पेंशन स्कीम ट्रेडर्स के लिए आई थी 2019 में। पीएम किसान कब आई थी, 2019 में, और ये कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चलाती है इसे। ठीक है, मातृ वंदना योजना 2017 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चलाती है। वाया वंदना योजना 2017 में आई थी, इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाती है। देखो, मिनिस्ट्री भी याद रखनी है आपको, ईयर भी याद रखनी है, दोनों ही एग्जाम में आ जाते हैं, और ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ठीक है,
नेशनल हेल्थ मिशन कब आया था? 2013 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चलाती है। जननी सुरक्षा योजना 2005, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आती है ये। अभी मैंने नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाया, बताया था आपको कि आर्टिकल 41 के तहत इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। तो ये 1995 में आई थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस टेबल को अच्छे से रट लेना है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चलाती है, तो ये टेबल से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। पिछले साल देखो जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना से क्वेश्चन आया था। तो हमें कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करनी, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं कोशिश करूंगा कि आपको करा दूं, ठीक है। फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में, क्लियर। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो आपको बताने ही बताने हैं, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी, ठीक है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि आप लोग ना तो सुन रहे हो ना पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मोटिवेशन नहीं आता फिर वीडियो बनाने का, ठीक है। अगले कुछ उस पर आते हैं। देखिए वेब समिट आयोजित हुआ, ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुआ? ये मुंबई में आयोजित हुआ। अब वेब समिट क्या है तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ? मुंबई के जियो सेंटर में हुआ था। और जो मतलब बेसिकली जो क्रिएटिव इकोनॉमी होती है ना, जो कंटेंट वगैरह बनाते हैं, मीडिया, फिल्म, संगीत, गेमिंग या एनिमेशन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ऑरेंज इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है ना। और वेब समिट का आयोजन मैंने अभी बताया 1 से 4 मई को मुंबई में आयोजित हुआ था। इसकी टैगलाइन क्या थी? तो कनेक्टिंग क्रिएटर्स एंड कनेक्टिंग कंट्रीज, कनेक्टिंग क्रिएटर्स एंड कनेक्टिंग कंट्रीज, रचनाकारों को जोड़ना और देशों को जोड़ना, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये किसके अंदर आयोजित किया गया? तो मुंबई में आयोजित किया गया, तो महाराष्ट्र सरकार का रोल होगा। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का रोल होगा, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अब इस समिट में ये भारत सरकार ने ये कहा कि हमारा उद्देश्य ये है कि 50 बिलियन का 2029 तक हम मार्केट बना लें। किसका? वेब्स का मार्केट इतना बना लें, कितने का? 50 बिलियन का 2029 तक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब वेब समिट जो आयोजित हुआ उसमें एक भारत पवेलियन बनाया गया। पवेलियन मतलब कुछ एक ऐसी जगह अलॉट कर देते हैं जहाँ पे इंडिया की जो वेब से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब दिखाई जाती हैं। तो कला से कोड की थीम तक एक भारत पवेलियन बनाया गया, जिसमें इंडिया की जो ट्रेडिशनल परंपराएं थी उनको बताया गया, और आज जो करंट में क्या चल रहा है मीडिया में वो सब बताया गया। तो ट्रेडिशनली क्या होता था? सब ओरली होता था, तो इंडिया में श्रुति कल्चर था, ठीक है ना। उसके बाद कृति आ गया, क्राफ्ट आ गया, दृष्टि आ गया, क्रिएटर स्लीप आ गई। क्रिएटर स्लीप मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने लगे। तो कुल मिला के आपको थीम याद रखनी है, कला से कोड तक, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद ये भी कहा गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी, वो मुंबई में ही की जाएगी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कहाँ पे बन रहा है? तो मुंबई में बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कहा गया कि न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। तो न्यूजीलैंड में हम क्या करेंगे? फर्स्ट भारतीय फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। न्यूजीलैंड की लोकेशन आप लोगों को तो पता ही होगी, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मान लो ये है, तो ये न्यूजीलैंड है। तो आप लोगों को बताना है ये स्टेट कौन सी है, स्टेट का नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा देखो, एक इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोग की नींव रखते हुए देवी चौधरानी नामक फिल्म को भारत की पहली यूके आधारित सह निर्मित फिल्म घोषित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, देवी चौधरानी। इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस आपको देवी चौधरानी के बारे में पता होना चाहिए। आपने इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो देवी चौधरानी एक नोवेल था जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि ये नोवेल उस समय कौन से रिवोल्ट को सपोर्ट करने के लिए लिखा गया था? तो सन्यासी रिवोल्ट को सपोर्ट करने के लिए लिखा गया था, ठीक है ना। याद रखेंगे, देवी चौधरानी नोवेल, ठीक है। इस फिल्म को ब्रिटिश यूके की सह फिल्म करके मतलब घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति एवं त्रिभाषा सूत्र विवाद। तो देखिए त्रिभाषा सूत्र सबसे पहले समझ लेते हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सिंपल है कि एक लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, एक लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, एक कोई रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज मतलब अगर आप मान लो तमिलनाडु से हो तो तमिल हो, कर्नाटक से हो कन्नड़ हो, आंध्रा से हो तो आपकी आंध्रा वाली लैंग्वेज हो जाएगी। तो इन 3 लैंग्वेज को स्कूल में सिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभी रिसेंटली विवाद हुआ। क्यों विवाद हुआ? क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो त्रिभाषी फार्मूला है, 3 लैंग्वेज फार्मूला है, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी को आप इम्पोज कर रहे हो और हमारे यहाँ जो लोकल लैंग्वेज है वो फिर ख़त्म हो जाएगी या उसको फिर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए तमिलनाडु ने ये कहा कि हम भाई 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो फिर
इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, भारत सरकार ने, कि जो सर्व शिक्षा अभियान है और पीएम श्री स्कीम है, पीएम श्री स्कीम जो स्कूलों को मॉडर्नाइज करने की बात करती है, उसके तहत तमिलनाडु को जो फंड दिया जाता है उसको रिलीज करने के लिए भारत सरकार ने मना कर दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। तो भारत सरकार ये कहती है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन आएगा और रीजनल जो लैंग्वेज हैं वो भी प्रोटेक्ट रहेंगी। बट तमिलनाडु में आपने सुना होगा, तमिलनाडु की हिस्ट्री क्या रही है कि एंटी हिंदी एजिटेशन शुरू से चलता हुआ आया है। उन्हें ये लगता है कि नॉर्थ इंडिया की जो हिंदी लैंग्वेज है हमारे ऊपर इम्पोज की जा रही है, तो तमिलनाडु हमेशा अपोज करता हुआ आया है 3 लैंग्वेज फार्मूला को। और ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें भाषा के नाम पे ब्लैकमेल ना किया जाए कि आप फंड रिलीज नहीं कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली वर्डिक्ट दिया और ये कहा कि एनईपी में किसी राज्य को हम बाध्य नहीं कर सकते, किसी राज्य को एनईपी लागू करने के लिए हम बाध्य नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट भी हम याद रखेंगे। ठीक है। अब देखिए के कस्तूरी रंजन की एक अध्यक्षता में क्या हुआ था कि अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनी थी, उसमें 2040 तक भारत को क्या बनाना है, वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है, मतलब ग्लोबल नॉलेज पावर हाउस बनाना है। ठीक है ना। तो के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता को हमें इंपॉर्टेंट है, कमेटी का नाम याद रखेंगे। और इसने क्या कहा था, 2040 तक हमको ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनना है। ठीक है। और बेसिकली ये त्रिभाषी जो फॉर्मूला है ये कैसे आया था, तो देखिए 1964 में एक कमेटी बनी थी, कोठारी कमीशन, उसने रिकमेंड किया था त्रिभाषी फॉर्मूला को। और हमने रिसेंटली क्या किया, एनईपी 2020 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है ना। तो तमिलनाडु ने इसका अपोज किया तो भारत सरकार ने फंड देने से मना कर दिया। ये पूरा विवाद था। क्लियर। तो त्रिभाषी फॉर्मूला आप समझ गए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो एक बार आप खुद से आर्टिकल्स रीड करना। जैसे आर्टिकल 120 क्या कहता है कि पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। आर्टिकल 210 क्या कहता है कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। आर्टिकल 343 क्या कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी होगी और देवनागरी लिपि में होगी। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, ये आपको एक बार रीड करने हैं एटलीस्ट। ऐसे इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होंगी वो सब है। तो ये आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 350A। ठीक है ना। इसमें ये कहा गया है कि मदर टंग में प्राइमरी लेवल पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी मदर टंग में, ये एक याद रखना है। एक 351 याद रखना है, हिंदी भाषा के डेवलपमेंट और उसके प्रसार के लिए सेंटर की क्या ड्यूटी है, यूनियन की क्या ड्यूटी है, इसके बारे में। तो 350A और 351 तो आपको याद रखना ही रखना है कि हिंदी भाषा के डेवलपमेंट की बात की गई है 351 में, और 350A में क्या बात की गई है कि मदर टंग में प्राइमरी लेवल पे हमें एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है। बाकी एक बार ये आर्टिकल खुद से रीड कर लेना, क्योंकि देखो आर्टिकल अगर पता होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है पॉलिटी में हमेशा, है ना। आगे अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह, मतलब विजिंगन एक हमारा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं। और ये कहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, अरब सागर में, अरब सागर के तट पर केरल में डेवलप कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, केरल में डेवलप कर रहे हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना काफ़ी है। ठीक है। और ये अडानी समूह और कई लोग मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं, तो बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। बट ये याद रखना है डीप वाटर पोर्ट है। ये क्या है, डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है। और भारत का पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। केरल को आप मैप में ड्रॉ करना यहाँ कहीं, ठीक है, और यहीं पे अपना वो दिखा देना। इस तरीके से देखो मैपिंग जरूर करते रहना, भूलना नहीं है मैपिंग करना। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए भगवत गीता एवं नाट्यशास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुए हैं। तो देखिए मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर यूनेस्को ने 1992 में स्टार्ट किया था। कब, 1992 में स्टार्ट किया गया था। इसका काम क्या होता था कि जो भी पुराने आर्काइव्स हैं, पुरालेख हैं और जो किताबें हैं वगैरह, उनका कलेक्शन करना, उनको संरक्षण देना और उनको प्रमोट करना कि उनकी जो जो वैल्यूज़ हैं उनको वर्ल्ड में प्रमोट करना। तो 1992 की यूनेस्को की ये पहले मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। अभी रिसेंटली क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश के 2 पांडुलिपियों को इसमें शामिल किया गया है, श्री मद भगवत गीता और भरत मुनि। ठीक है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, तो नाट्यशास्त्र और तो भगवत गीता को और नाट्यशास्त्र को इसमें इंक्लूड किया गया है मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यूनेस्को की 17 अप्रैल 2025 को जो पेरिस में मीटिंग हुई थी ना, उसमें इन दोनों कृत्य को इंक्लूड किया गया था। तो इंपॉर्टेंट याद रखना कि वो मीटिंग कहाँ हुई थी, एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं, तो पेरिस में वो मीटिंग हुई थी। ठीक है ना। अब देखिए 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक यूनेस्को क्या करता है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर को मेंटेन करता है, और एक यूनेस्को क्या करता है, रीजन वाइज एशिया पैसिफिक वर्ल्ड, यूनेस्को का एशिया पैसिफिक
मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर को मेंटेन करता है। तो एक तो जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है ये ग्लोबल लिस्ट है, और जो एशिया पैसिफिक की लिस्ट है वो रीजनल लिस्ट है, ठीक है ना। तो जो रीजनल लिस्ट है उसमें लास्ट ईयर तीन पांडुलिपियों को इंक्लूड किया गया था। एक थी रामचरितमानस, एक थी आपकी सहृदय लोकलोचन, और एक थी आपकी पंचतंत्र। रामचरितमानस, सहृदय, वो सॉरी हाँ तीन थी, एक बार दोबारा बता देता हूँ। लास्ट ईयर इंक्लूड किया गया था रामचरितमानस को, पंचतंत्र को और सहृदय लोकलोचन को। तो रामचरितमानस तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है, पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी है, और सहृदय लोकलोचन आचार्य आनंद वर्धन ने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये लास्ट ईयर 2024 में इंक्लूड किया गया था एशिया पैसिफिक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, ठीक है ना। और यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है ये ग्लोबल लिस्ट है। इसमें अभी रिसेंटली क्या यूज़ किया गया है, भगवत गीता को और नाट्य शास्त्र को, ठीक है, याद रखेंगे। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में टोटल 11 भारत की कृति हो गई हैं, और जो एशिया पैसिफिक वाला है उसमें टोटल 3 है। ये 3 जो अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखो क्या है, एक सेकंड। इसके बाद दो क्या है, ये जो हमने अभी भगवत गीता है और नाट्यशास्त्र है ये मूलतः संस्कृत भाषा में रचित हैं। तो इनके बारे में डिटेल दी गई है। ये किसमें, संस्कृत भाषा में दोनों रचित हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है कि आपको ये पता ही होगा कि भगवत गीता में क्या है, युद्ध क्षेत्र के बारे में, वॉर से रिलेटेड बात की गई है। अर्जुन और भगवान कृष्ण जी का संवाद बताया गया है इसमें, ठीक है ना। और ये किसने लिखी है, महर्षि वेदव्यास ने लिखी है। नाट्यशास्त्र के बारे में क्या है, इसमें नृत्य नाटक संगीत के बारे में बात की गई है, और ये भरत मुनि ने लिखी है, ऋषि भरत मुनि ने, ठीक है। और ये कब लिखी गई ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2nd सेंचुरी BC के आसपास लिखी गई थी। तो डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है वो कब लिखा गया, तो 2nd सेंचुरी BC के आसपास लिखा गया। इसको पंचवेद के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। नाट्य वेद या पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। महाकुंभ 2025 प्रयागराज। देखो इसके कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। महाकुंभ मेला 2025 144 साल के बाद आयोजित हुआ। जब 12 साल बाद हमारा पूर्ण कुंभ होता है, ऐसी 12 साल की 12 साइकिल पूरी हो जाती हैं तो महाकुंभ आ जाता है, ठीक है। तो 144 साल के बाद आ गया। अब देखिए ये कब से कब तक चला, 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चला, महाशिवरात्रि तक। तो 45 दिन तक चला, और ये 13 जनवरी से 26 फरवरी हमें याद रखना है। त्रिवेणी संगम पे होता है, मतलब गंगा यमुना और जो अदृश्य सरस्वती रिवर है इनके संगम पे प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित किया गया, ठीक है ना। अब बेसिकली जो कुंभ मेला होता है वो 12 जगह आयोजित किया जाता है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। ये चारों लोकेशन याद रखनी है, और इनकी रिवर के नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। तो उज्जैन में क्षिप्रा रिवर है, नासिक में आपको कमेंट करके बताना है कौन सी रिवर के किनारे पे ये कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अब देखिए ये इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है कि महाकुंभ मेला में कितने तीर्थयात्री आए, तो 66 करोड़ श्रद्धालु आए थे, 66 करोड़। और 18 लाख के आसपास कौन थे, 18 लाख के आसपास आपके फॉरेन टूरिस्ट आए थे, ठीक है ना। तो हमें याद रखेंगे 66 करोड़ के आसपास ने संगम में स्नान किया, 18 ये हो गए 66 करोड़, और इसमें से कुछ आए थे 18 लाख के आसपास विदेशी मेहमान थे, ठीक है। आगे इसमें और क्या याद रखना है, तो देखिए कई सारे रिकॉर्ड भी बने इसमें, क्यों गंगा की सफाई को क्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, क्योंकि कई सारे कर्मचारियों ने एक साथ गंगा सफाई का अभियान का कार्य किया, ठीक है। एक रिकॉर्ड नहीं बन पाया, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए जब भी कोई गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में चीज़ें जाती हैं तो हमें पहले बताना होता है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को। बट हमने क्या किया कि महाकुंभ में बहुत ज़्यादा भीड़ आने वाली है, इस बारे में हम बता नहीं पाए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ को, तो बहुत सर्वाधिक भीड़ का रिकॉर्ड नहीं बन सका। हालांकि सबसे ज़्यादा लोग आए थे, 65 करोड़ लोग आए थे, फिर भी वो रिकॉर्ड नहीं बन सका क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को पहले से अवगत नहीं करा पाए थे, इसलिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखो महाकुंभ के बारे में बस इतना जान लेना, डेट याद रखना है, कहाँ का मनाया जाता है, वो चारों रिवर के नाम आपको याद रखने हैं, जो पूछा गया वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देखो यूनेस्को का भी हमने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड पढ़ा, ठीक है ना, रजिस्टर मेंटेन करता है। ऐसे यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमनिटी को डिक्लेयर करता है। तो 2017 में उसने क्या किया, कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमनिटी डिक्लेयर किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, ठीक है ना। 2017 में डिक्लेयर किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि यूनेस्को ने कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमनिटी में कब डाला, तो 2017 में डाला, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए
देखिए कुंभ मेला कब आयोजित किया जाएगा, इसका समय कैसे डिसाइड होता है, तो सन, मून और जुपिटर की जो एक पाइस पोजीशन होती है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कुंभ मेला इस टाइम आयोजित होगा। तो सन, मून और जुपिटर, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा कुंभ मेला में एक कलाग्राम आयोजित किया गया, जो क्या है, सांस्कृतिक ग्राम है। इसमें क्या है कि जो भी इंडिया के शिल्प से रिलेटेड है, आर्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड, खाना वगैरह से रिलेटेड स्टॉल को आयोजित किया गया, उसी को हमने क्या बोला, कलाग्राम, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है, अनुसूचित जातियों में उप वर्गीकरण को मंजूरी दी गई है। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो कि उप वर्गीकरण क्यों किया जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम है, तो रिजर्वेशन किसको दिया जाता है, जो ऐसी मतलब ऐसे वंचित वर्ग जिनके साथ हिस्टोरिकली एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और जो मेन स्ट्रीम में उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसी कास्ट को या ऐसी ट्राइब को। तो 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि वो SC और ST से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी करे, और उसकी लिस्ट कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। तो 341 342 हम याद रखेंगे, राष्ट्रपति के पास ये पावर दी गई है कि वो नोटिफाइड करे, और उसकी लिस्ट कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। इतना याद रखना है। अब उपवर्गीकरण किया क्यों जाता है, उपवर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि हम जब रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं ना, तो पर्टिकुलर कास्ट में भी बहुत अमीर लोग हैं और बहुत गरीब लोग हैं। तो क्या होता है कि जब रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं तो किसी कास्ट के लोगों के, अमीर लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाता है, गरीब लोग फिर भी रिजर्वेशन पॉलिसी से वंचित रह जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कास्ट के अंदर क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं। जैसे एक पर्टिकुलर कास्ट है या पर्टिकुलर ट्राइब है, उसके अंदर हम क्या कर दे रहे हैं, उप वर्गीकरण कर दे रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं उनको अलग कर देंगे और गरीब लोग हैं उनको अलग कर देंगे। फिर इनको हम फ़ायदा पहुँचाएंगे जो गरीब लोग रह गए हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत, इसलिए उप वर्गीकरण किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में क्या किया जा रहा है, अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट का उप वर्गीकरण को मंजूरी दे दी गई है, इतना याद रखना है बस, ठीक है ना। इसके तहत उन्होंने एक कमेटी बनाई थी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता में, तो ये कमेटी का नाम याद रख सकते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। बस आंध्र प्रदेश ने ये किया, ये हमें याद रखना है। जो मैंने अभी आपको बताई, सामान्य अर्थ में क्या होता है, उपवर्गीकरण किसी श्रेणी को छोटी या अधिक विशिष्ट उप श्रेणियों में विभाजित करने की प्रक्रिया है, और इससे क्या होता है कि अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण में अनुसूचित जाति समूह को छोटी छोटी उपजातियों में विभाजित किया जाता है, जिससे कि शिक्षा व रोजगार के आरक्षण का उचित वितरण किया जा सके। मैंने अभी आपको यही बताया कि जो हम रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के थ्रू सही लोगों तक बेनिफिट पहुँचे, तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन गरीब है कौन अमीर है, इसलिए उपवर्गीकरण हम कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पट्टेदा अंचू साड़ी को GI टैग दिया गया। तो पट्टेदा अंचू साड़ी कहाँ की है, तो पट्टेदा अंचू साड़ी कहाँ की है, GI टैग दिया गया है, ये कर्नाटक की है, याद रखेंगे कर्नाटक की साड़ी है। अब देखिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं GI टैग के बारे में। तो देखिए GI टैग बेसिकली होता क्या है, किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन की वजह से ना किसी भी प्रोडक्ट में यूनिक क्वालिटी आ जाती है, कुछ गुणवत्ता आ जाती है, तो उसी के बेसिस पे हम क्या देते हैं, GI टैग दे देते हैं। इसका मतलब GI टैग किसी एक पर्टिकुलर मूल स्थान से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। इसे ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, WTO भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। इससे रिलेटेड UPSC में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, मैंने आपको कई बार कराया था कि ये जो GI एक्ट हमने पास किया है, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण अधिनियम 1999, GI एक्ट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसको हमने किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोविजन को कंप्लायंस करते हुए पास किया है, तो क्या आंसर हो जाएगा, WTO, ठीक है ना। UPSC ने इसे पूछा हुआ है, UPPCS में कई बार आ सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ कन्वेंशंस भी हैं, जैसे पेरिस कन्वेंशन है, ये भी GI टैग को प्रमोट करता है। ऐसे ही एक कन्वेंशन ऑन है, बर्ने कन्वेंशन, BERNE, बर्ने कन्वेंशन, ये आप लोगों को बताना है ये किससे एसोसिएटेड है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब अगर मैं GI टैग की बात करूं तो फर्स्ट GI टैग किसको दिया गया था इंडिया में, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। उसमें बहुत विशिष्ट खुशबू आती थी और उसके स्वाद के लिए, कब, 2004 में, ईयर भी याद रखेंगे। तो कुल मिला के इंडिया में टोटल कितने GI टैग दिए जा चुके हैं, 658 GI टैग दिए जा चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, 77 GI टैग हैं। जैसे आपको पता होगा तिरंगा बर्फी, कमेंट करके बताना तिरंगा बर्फी यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट में GI टैग दिया गया है तिरंगा बर्फी को, ठीक है ना। हनुमानगढ़ी के लड्डू, इनको भी GI टैग दिया जा चुका है, तो आपको कमेंट करके बताना है। अब फर्स्ट तो यूपी हो गया GI टैग में, तमिलनाडु सेकंड हो गया, कर्नाटक थर्ड हो गया। फिर मैंने आपको बताया तुरंत मैप बना लो, जैसे ही कोई भी मैपिंग की आपको लगे ना कि मैप बना सकते हैं, तुरंत मैप बनाना है। अभी हमने क्या पढ़ा, पंचेदा अंचू साड़ी, इसको GI टैग का कर्नाटक के लिए दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। अब आपको देखो एक चीज़ याद रखना, आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, और वहाँ पे आपको कोई भी डाउट आता है आप टेलीग्राम पे आके पूछिए, मेरी पर्सनल ID भी पड़ी हुई है, आप पूछिए, मैं आपको RO में जो भी हेल्प हो सकती होगी वो पूरी तरह से करूँगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।